मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोटापा खाली हमारी बॉडी की शेप को ही नहीं बिगाड़ता है। मोटापा से फिर बीपी होता है, शुगर होता है, कई बार थायराइड के कारण से मोटापा, कभी मोटापा हो गया तो थायराइड भी हो जाता है। अच्छा, बीमारियों का एक कुटुंब को बिला है, एक खानदान है, एक फैमिली है। एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी अपने आप होती चली जाती है, एक सीक्वेंस बन जाता है। एक के बाद हम दूसरी बीमारी, एक के बाद दूसरी बुराई, रोग, दोष, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाओं में फंसते चले जाते हैं। एक कुचक्र है रोगों का, दोषों का, दुखों का। तो क्या करना है? इस कुचक्र को कुचलना है। रोगों का कारण और उसका निवारण। तो रोगों की श्रृंखला प्रारंभ ही ना हो, ये सबसे ऊंची बात है। पहली प्राथमिकता हमारी इस बात पर होनी चाहिए कि बीमारियों का जरा सा संकेत मिले, वहीं पर उनको उखाड़ फेंके। अब जैसे सुबह उठे, जरा सी नाक बंद मिली तो अणु तेल डाल लिया। नाक बंद है और साथ में पित्त की प्रकृति भी है, संवेदनशील हैं आप, तो बादाम रोगन, अणु तेल, और भाई जिसकी प्रकृति बहुत ज्यादा कफ की है, तो फिर वो ज्योतिष्मती डाल लें। करना तो पड़ेगा आपको। जरा सा नाक बंद मिला तो ये इंडिकेशन है कि कफ बढ़ गया है, तो अणु तेल डालो। और ये ब्रोंकोम जो हम अपने सामने ही रखते हैं, बड़ी जरूरी औषधि है ये। जरा सा नाक बंद मिले, 1 या 2 गोली मुंह में डाल के चूस लो, तुरंत नाक खुल जाएगा। बीमारी का इंडिकेशन मिलते ही, सिग्नल मिलते ही पूरा पिंड और ब्रह्मांड भौतिक और अतीन्द्रिय सिग्नल्स, संकेतों से, एक विधान से चल रहा है। तो जरा सा कफ का सिग्नल मिला तो नस्य किया और ब्रोंकोम ले लिया। फिर ये कंडीशन ही नहीं आएगी आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, और कफ बढ़ने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से फिर टीबी, कैंसर हो। और कफ ज़्यादा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ता है, शरीर में गांठें बढ़ती है, तन मन में भारीपन आता है, मूड स्विंग्स होते हैं। सुबह उठे पता लगा कि नाक बंद है, तो सबसे अच्छा है नस्य करो और बादाम तेल थोड़ा गुनगुना करके, अथवा अणु तेल, अथवा ज्योतिष्मती से, अथवा गाय के घी से, अथवा सरसों के तेल से नस्य करो। जल नेति सूत्र नेति करो, ब्रोंकोम ले लो। कफ जिंदगी में बढ़ेगा ही नहीं। 365 दिन आपको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, फिर आगे इसके बड़े बड़े उपद्रव नहीं होंगे। पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त बढ़ा हुआ है, ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, सिर चकरा रहा है, पूरी जलन हो रही है। अब पित्त बढ़ने से आंखें लाल हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आती हैं,
शरीर में खुजली होने लगती है, पाइल्स भी बढ़ जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, पित्त बढ़ने से मन भी बेचैन हो जाता है, गुस्सा आता है, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास अथवा नीम, ये अत्यंत पित्त शामक है और बहुत ही सौम्य उपाय है जो पिछले कई दिनों से हम बता रहे हैं। मोती पिष्टी। मोती पिष्टी, अचानक पित्त बढ़ जाए तो पानी के साथ, ऐसे ही ले लो, शहद के साथ या मलाई के साथ, नहीं तो लगातार पित्त बढ़ा हुआ है तो रात को पानी में थोड़ा सा उसको डाल करके रख दो, घोल के रख दो, 1 चुटकी से लेकर के 1 ग्राम तक, 1 चुटकी में जितनी आ जाती है, 1 चुटकी से लेकर के और 1 ग्राम तक मोती पिष्टी ले लो। कितना भयंकर पित्त बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से पेनक्रेटाइटिस की भी प्रॉब्लम होती है, पित्त बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम होती है, शरीर में खुजली होती है, मन में बेचैनी होती है। अब पित्त बढ़ा हुआ है तो कफ में जैसे नस्य, पित्त में वमन, वमन पित्त और कफ के भी प्रशमन में सहायक। मुख्य रूप से पित्त वृद्धि के लिए नस्य, कफ वृद्धि के लिए नस्य, पित्त वृद्धि के लिए वमन, और वात वृद्धि होने पर बस्ती की जाती है। बस्ती मानी एनेमा, मेडिकेटेड बस्ती, उसमें भी दशमूल, पीड़ांतक आदि से थोड़ा रिंड तेल, उसमें भी फिर थोड़ा कोई भी योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, अथवा आपको 5 चीजें बताते हैं। वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना वात के लिए। पित्त के लिए एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास और नीम, ये सामान्य रूप से पित्त के लिए बताते हैं। और कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान के पत्ते। चलिए, ये तो इनका प्रयोग भी नस्य के रूप में भी, वमन के रूप में भी, बस्ती के रूप में भी और औषधि के रूप में, पीने के रूप में भी, कई रूपों में औषध का प्रयोग होता है। पित्त बढ़ जाए तो बहुत उपद्रव होते हैं। तो मोती पिष्टी हर घर में होनी चाहिए, रेडीमेड। कफ के लिए ब्रोनकोम हर घर में होनी चाहिए। वात के लिए बेस्ट है एलोवेरा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने में से कोई भी एक भी द्रव्य मिल जाए, 5 के 5 द्रव्य तो पूरे 5 महाभूतों को और बढ़े हुए दोष को तत्काल उसका प्रशमन करते हैं। वात दोष बढ़ा हुआ मिले तो जैसे हम रेडीमेड में ब्रोन को मोती पिष्टी बता रहे थे, ऐसे वात दोष में पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। और हाँ, वात के लिए एक बात हमने पिछले कई दिनों से बताई है। कई बार एकदम से वात का वेग बहुत प्रबल रूप से बढ़ जाता है, तो बृहत वात चिंतामणि। पित्त के लिए जैसे मोती पिष्टी बताया, वात के लिए बृहत वात चिंतामणि। कफ के लिए स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म, और उससे गर्मी ना हो कोई भी औषधि से, तो मोती पिष्टी का अनुपान पिछले कई दिनों से हम कह रहे थे। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ जाए तो योग तो त्रिदोष नाशक है ही, योग के साथ साथ फिर आयुर्वेद का प्रयोग खान पान में,
वात दोष बढ़ने पर कोई भी खट्टी चीज और भारी चीज का प्रयोग नहीं करना। जो देर से हजम होते हैं वो सारे द्रव्य वात बढ़ाते हैं। इसलिए वात रोग होने पर भारी द्रव्य नहीं लेने चाहिए। और किसी किसी की प्रकृति वात कारक होती है, कई बार हल्के होते हैं, जैसे खीरा हल्का है, नींबू हल्का है, आंवला हल्का है, लेकिन ये वात दोष को प्रकोपित कर देते हैं। यूरिक एसिड, आर इफेक्टिव, CRP, ANA, एविन, HLB27 को जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको एकदम से शूटअप बढ़ा देते हैं। इसलिए वात दोषों में ठंडी चीजें, खट्टी चीजें और देर से हजम होने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। कफ रोगों में भी चिकनी चीजें और बहुत ही ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। कफ बढ़ने पर यदि आप चिकनाई खाएंगे, ठंडी चीजें खाएंगे तो श्लेष्मा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ने पर आप गर्म चीज़ें खाएंगे, कोई भी मिर्च मसालों को छोड़ करके भी, चाहे बैंगन है, चाहे जिमीकंद है, गर्म चीज़ें पित्त बढ़ने पर अनुकूल नहीं पड़ती है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष आदि बढ़ने पर आहार का ध्यान तो बहुत जरूरी है। और आहार और विचार में कुछ लोग, अरे ये तो थोड़ा सा खाया था, इससे क्या हो जाएगा। बात थोड़े और अधिक की नहीं है, जरा सूक्ष्मता से विचार कीजिए। 1 ग्राम का 1 करोड़वा हिस्सा भी यदि गलत आहार का, आपकी प्रकृति के विरुद्ध आहार का आपके शरीर में जाएगा तो वो शरीर के अंदर उपद्रव पैदा करेगा। आप बात करें, मैंने तो एक चुटकी भर खाया था, मैंने तो बस 1 ग्रास लिया था, मैंने तो 1 चम्मच लिया था, 1 चम्मच भी क्यों नहीं। 1 ग्राम के 1 करोड़वें हिस्से में भी जो 1 किलो में या 1 क्विंटल में, 1 टन में जो फूड और मेडिसिनल गुण होते हैं वही 1 ग्राम के 1 करोड़वें हिस्से में भी होते हैं। इसलिए जो आपको नहीं खाना उसको कहते हैं टच भी नहीं करना। टच करने से भी उस आहार की एनर्जी आपके अंदर आती है। ये एक विज्ञान है बहुत बड़ा। इसलिए मैं कहता हूं, एक कण भी आहार का गलत अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा आपका स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी का हार्डवेयर, पूरी सिग्नलिंग। देखो 2 चीजें हमारे शरीर में होती है, एक जिनको स्थूल आंखों से देख लेते हो, वो शरीर का स्ट्रक्चर, वो ढांचा, वो मूर्त रूप, वो बाहर का पूरा शरीर का ताना बाना, एलिवेशन, जो इंटीरियर में, कैरेक्टर में, अदृश्य रूप में, अव्यक्त रूप में शरीर में जो घटित हो रहा, अननोन रूप में जो शरीर में घटित हो रहा है, वो फिर अंदर की सिग्नलिंग अलग है। अब उसके ऊपर बात करते हैं। एक क्षण के, साइंस के अकॉर्डिंग 20 लाखवें हिस्से में, 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से में आपके 86 ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग होती है 37 ट्रिलियन सेल्स तक। और एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, साइंस के अकॉर्डिंग 1 लाख। और जब आप योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं और अपने आंतरिक शक्तियों को जगा लेते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सन्निहित प्रतिष्ठित हैं और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। पिंड में ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और स्वयं ब्रह्म शक्ति विद्यमान है, प्रतिष्ठित है, सन्निहित है। योग करने से वो आंतरिक शक्तियाँ बहुत बड़े रूप में जागृत हो जाती है। जो कुछ आपके मन में विचार उठता है, वो विचार सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच करके पूरे शरीर के अंदरूनी हलचलों को गड़बड़ कर देता। पूरे शरीर में हलचल, पूरे शरीर में भूचाल, भूकंप, हड़कंप ला देता है।
पूरे शरीर में तबाही मचा देता है। अब इतनी सजगता लोगों में होती नहीं है। 99% हमारी शक्तियाँ प्रसुप्त अवस्था में होती है, जागृत होती ही कहाँ है। इसलिए 99% लोग दुनिया के दुखी हैं। और वो भी कुछ लोग तो सभी तरह से दुखी हैं, कुछ लोग थोड़े थोड़े सुखी हैं। 99% लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से अनेक रूप से रोगी, दुखी, दरिद्र हैं। क्यों? न अपने आप को जानते हैं, न अपने आप को जगाते हैं, न अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर पाते हैं। इसलिए रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के अपने सामर्थ्य से वंचित रहना, मैंने 2 दिन पहले ये शब्द प्रयोग किया था, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, पद दलित होते रहते, माने कुचले जाते हैं। वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े और अलग अलग प्रकार से रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के अलग अलग प्रकार के अन्याय, शोषण का सामना करते रहते हैं। और बस खुद को, खुद की किस्मत को, समाज को, राष्ट्र को, राजनीति को, दूसरों को, सबको कोसते रहते हैं। इसके कारण से मैं दुखी हूँ, उसके कारण से मैं दुखी। माना आंशिक रूप से दूसरे भी आपके दुख के कारण है। सबसे बड़े अपने रोग के, अपने दुख के, अपनी दरिद्रता के, अपनी बेबसी, लाचारी के, अपने दलित, शोषित, वंचित होने के हम सबसे बड़े कारण स्वयं भी हैं। दूसरे भी हैं, वह भी एक बात है। लेकिन यदि हम स्वयं को जान लें, स्वयं को जगा लें, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा लें, तो हम भी दुनिया के प्रथम पंक्ति के व्यक्ति हो सकते हैं। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक दृष्टि से हम भी इस पूरी दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसा अपने व्यक्तित्व, ऐसा अपना चरित्र बना सकते हैं। चलो, लेकिन किसी को वजन बढ़ाना हो तो 100-200 ग्राम लड्डू, चूरमा, दाल बाटी, गोलगप्पा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और ऊपर से आइसक्रीम खा लो, एक दिन में 2 किलो बढ़ जाएगा। ट्राई करना हो तो कभी भी कर सकते हैं। दाल बाटी, चूरमा, लड्डू, जलेबी, इमरती, बर्फी, गोल रसगुल्ले, रसमलाई, हाँ, ठोक करके खा लो, ऊपर से आइसक्रीम। एक दिन में 1 से 2 किलो वजन कोई भी बढ़ा के देख सकता है। और हमने भी ट्राई कर रखा है। अब हम तो इतना योग करते हैं, लेकिन एक दिन हमने ठोक के दाल बाटी चूरमा खाया। जो खाए चूरमा वो बने सूरमा, जो बाए खाए खीर वो बने वीर। खीर और चूरमा हमने साथ खाया 1 किलो। फिर ऊपर से 1-2 लड्डू पेल दिए। फिर बोले जी ये तो थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ा आइसक्रीम भी खा ली जाए। पता लगा 2 किलो वजन बढ़ गया। कितना? आप भी कर सकते हो। 65 से सीधा 67। लेकिन हमको तरकीब पता है, तो फिर हमने फिर दौड़ लगाई, फिर योग किया, प्राणायाम किया और थोड़ा लौकी का जूस पिया। अगले दिन 2 किलो घटा दिया, बराबर कर दिया हिसाब किताब। तो एकदम से वजन बढ़ता भी है, क्या बोला, और एकदम से घटता भी है। अब तुमको बढ़ाने का तो पता है, घटाने का नहीं पता। बढ़ा तो लेते हो, अब बोले अब ये रिवर्स गियर ही नहीं लग रहा, ये तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है कांटा। फिर बोले तो पानी पीने से भी बढ़ रहा है। पानी भी किसकी तरह लग रहा है? घी की तरह है। हाँ, ये लोग पूरा सबको पता है। तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, थायराइड गड़बड़ा गया और लाइपोलाइसिस घट गया, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, सब मामला गड्ढमड्ढ हो जाता है। और कुछ तो लोग इतने नादान ना समझ है, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, फिर भी खाने पीने की गलत आदतों से बाज नहीं आते। लीवर की प्रॉब्लम है। अब कल ही हमारी श्रद्धामयी माता
मनहास हमारी नोनी माता बता रही थी कि बोले जी जो है वो मानते नहीं जी, देखो उनको किडनी की प्रॉब्लम है, फिर भी उनको रोज़ पराठे चाहिए, रोज़ जो है उनको छोले भटूरे चाहिए, और फिर डायलिसिस रोज़ कराना मंजूर है, लेकिन डाइट कंट्रोल करना नहीं चाहते। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, खाना खाते ही वाइन चाहिए, दारू चाहिए। किसी को कैंसर हो रखा है, फिर भी हुक्का बीड़ी सिगरेट, बोला मरना तो है ही, बोला खा पी के ही मरेंगे। मतलब ये कोई बहादुरी का काम है? मतलब बोले मरना तो है ही, खा पी के मरेंगे, और कुछ तो सच में महीने 2 महीने में मर जाते। किसी किसी का पेट पूरा तना हुआ है, 5-5 किलो 7-7 किलो पानी भर जाता है पेट में, है ना, फिर भी लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, बद परहेजी छोड़ते नहीं है। अरे भाई, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, बद परहेजी मत कर मेरे भाई। पहले से स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है, शरीर में बहुत तकलीफें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा छोड़ते नहीं, घर में क्लेश रखते हैं। 99% बीमारियों का कारण तो तुम्हारा घर में वातावरण ठीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी ही व्यवहार ही उपचार है। अब आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में इतना झमेला है, उसी से हम बीमार हो रखे। और छोड़ो दूसरों की बात, खुद के साथ ही हम इतने जूझते रहते हैं। जरा सुनो, ये घर परिवार बिजनेस व्यापार छोड़ो, सब झमेला अपने ही अंतर मन में अंतर्द्वंद, खुद के साथ ही संघर्ष हो रहा है। मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहता है, खुद में ही रस्सा कसी चल रही है, खुद में ही खींचातान, अपने ही भीतर अंतर्द्वंद। इसलिए शांति रखो, हर दिन ऐसे योगाभ्यास करना और योग के अनुरूप आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण व्यापार सारा जीवन का कार्य कर, और फिर बड़े बड़े रोग भी दुख भी कटते हैं, मिटते हैं। जो भी आपको यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, सब रिसर्च एंड एविडेंस बेस है। चलो, लीवर के लिए लिवोग्रिड दे रहे हैं, किडनी के लिए रीनोग्रिड दे रहे हैं, थायराइड के लिए थायरोग्रिड दे रहे हैं, उसके पीछे खान पान और जो अनुपान है किस चीज़ के साथ ले रहे हैं उसके पीछे भी एक रिसर्च है। खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिड ले रहे हैं और मेटफॉर्मिन और इंसुलिन बंद हो रहे हैं। लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी बीपी ग्रिड ले रहे हैं और बीपी नॉर्मल हो रहा है। थायरोग्रिड धनिया के पानी से ले रहे हैं, कार्डियोग्रिड अर्जुन के साथ दालचीनी से ले रहे हैं, लौकी कल्प कर रहे हैं, और अलग अलग अब तो मोती पिष्टी का अनुपान, फिर जो है अलग अलग पंचामृत वात पित्त कफ त्रिदोषों में पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड स्वासारी ब्रोनकोम्स लिवोग्रिड लिवामृत आदि अलग अलग औषधियों का अलग अलग अनुपान खान पान, और अलग अलग बीमारियों के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए आईग्रिड ईयरग्रिड मेधावटी मेमोरी ग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड न्यूरोग्रिड गोल्ड, और इन सब के फिर जो पूरे साइंटिफिक रिसर्च, एक एक दिन एक एक रिसर्च के बारे में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बताते हैं यहाँ कि कैसे एक एक बीमारी, लीवर किडनी फेलियर से लेकर के हार्ट ब्लॉकेज से लेकर के कैंसर जैसे रोगों को सिस्टोग्रिड डायमंड ओरोग्रिड आदि से रिवर्स किया जा सकता है। और मोटापे में योग के साथ मेदो और वेट को भी कैसे आपके फैट को मेल्ट करते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स आप यहाँ पर देखते हैं हर दिन। योग और योग के अनुरूप जब ऐसे पूरा जीवन हो जाता है, तब ये सारा दुखों का झमेला, रोगों भोगों का झमेला, बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, वासना में, नकारात्मकता में, अंधेरों में हम उलझे जा रहे हैं। तो हर दिन आप ये उलझन सुलझाते हैं अलग अलग संदर्भों के साथ, अलग अलग जीवन के जो पहलू हैं उनमें कैसे किस दृष्टि के साथ आपको भरना है, वो दृष्टि, वो दक्षता।
वो ऋषियों का बोध और उसको नए शोध के साथ, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक अनुसंधान के साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म का ये सारा उपचार, ये सारे उपाय आपको कराते। और अब तो पूरी दुनिया ये सोच रही है भाई जीवन जीने का सही रास्ता क्या है। श्रेष्ठतम शिक्षा पद्धति, श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति, श्रेष्ठतम जीवन पद्धति और श्रेष्ठतम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पारमार्थिक आलंबन क्या है। तो जो वेदोपनिषदों का उद्घोष था, अब उसको धीरे धीरे पूरी दुनिया स्वीकार कर